हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अगर आप दिव्यांग हैं तो आपको अपनी दिव्यांगता, अपनी कैटेगरी और उसको शॉर्ट में क्या कहते हैं ये ज़रूर पता होना चाहिए। क्योंकि जब आप कोई भी सरकारी फॉर्म फिल करने जाते हैं सरकारी जॉब का, तो आपसे उसमें आपकी डिसेबिलिटी के बारे में पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। जैसे कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, कैटेगरी डी, इसमें से कौन सी कैटेगरी में आते हैं, आपकी कैटेगरी को शॉर्ट में क्या कहते हैं, आपको क्या दिव्यांगता है या आपके प्रमाण पत्र पर लिखा होता है वो बड़ा बड़ा लिखा लॉन्ग में लिखा होता है, शॉर्ट में नहीं लिखा होता। तो आप मेरे साथ में इस वीडियो में बने रहिए। मैं आपको इस वीडियो में निःशक्त जन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत जितनी भी 21 की 21 डिसेबिलिटी है उनके बारे में बहुत अच्छे से बताऊंगा। बहुत लंबा वीडियो भी नहीं करूंगा क्योंकि मुझे सब कुछ इसमें पढ़ाना तो है नहीं, बस मुझे समझाना है और बताना है कि जब आपको फॉर्म फिल करना होता है तो वहाँ पर शॉर्ट में क्या आता है और किस कैटेगरी को किस और नाम से भी जाना जाता है। ये सारी बातें मैं इसमें बता दूंगा, तो आप इसको आराम से देख लीजिए, फिर कभी भी फॉर्म फिल करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे और आपको लगता है कि इस चैनल पर आपको दिव्यांगजनों से रिलेटेड जॉब के बारे में या अच्छी अच्छी जानकारी दी जाती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांगों के पास में मेरी वीडियो को ज़रूर भेजना। आप सब लोग बहुत कम शेयर करते हैं। क्या हमारे देश में 15,000 दिव्यांग नहीं है ना, बहुत सारे दिव्यांग हैं, इसलिए सभी दिव्यांग भाई बहनों तक जानकारी पहुँच जाए। मेरे चैनल को ज़रूर भेजना, सब्सक्राइब करना। चलिए देख लेते हैं हम लोग आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये चार्ट दिखा रहा हूँ। सबसे ऊपर डिसेबिलिटी लिखा हुआ है, इसमें फिर लिखा है फिजिकल डिसेबिलिटी और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मेंटल बिहेवियर, और इसके अलावा डिसेबिलिटी कोज टू मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ या एनी अदर कोई, अगर सरकार कोई और डिसेबिलिटी चूज़ करती है तो। हम आगे इनके बारे में ब्रीफ में अच्छे से देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पे आती है फिजिकल डिसेबिलिटी। फिजिकल डिसेबिलिटी के अंतर्गत लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जिसको शॉर्ट में एलडी बोलते हैं, या लोकोमोटर डिसेबिलिटी को ही ऑर्थोपेडिकली डिसेबिलिटी भी बोलते हैं, शॉर्ट में ओएच बोलते हैं। और इसके अलावा विजुअली इम्पायरमेंट, और जैसे लोकोमोटर डिसेबिलिटी से तो आप जान ही गए थे जो शारीरिक रूप से दिव्यांग होते हैं, ऐसे विजुअली इम्पायरमेंट का मतलब होता है दृष्टिबाधित दिव्यांगता, है ना। तो दृष्टिबाधित में वो लोग आते हैं जिनको पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देता या थोड़ा बहुत दिखाई देता है। इसी तरीके से इसको शॉर्ट में वीआई बोलते हैं, और जो आगे सब डिसेबिलिटी आएगी वो मैं भी उसका भी बताऊंगा। ऐसे ही हियरिंग इम्पायरमेंट, शॉर्ट में एचआई बोलते हैं। और हियरिंग इम्पायरमेंट में दो डिसेबिलिटी आती है, डेफ या एचएच, मतलब डेफ जो पूर्ण रूप से जिनको सुनाई नहीं देता है, और एचएच मतलब जो हार्ड हियरिंग वाले होते हैं जिनको थोड़ा बहुत सुनाई देता है। इसी में फिजिकली डिसेबिलिटी में अगली डिसेबिलिटी आती है स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, जिनको बोलने में जैसे तुतलाते हैं या थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, इस तरीके की जो डिसेबिलिटी होती है वो एसएलडी यानी स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी में आते हैं। दोस्तों, अब आपने देखा था सबसे पहले उसमें लोकोमोटर डिसेबिलिटी। अब लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंतर्गत भी कौन कौन सी सब कैटेगरी आती है इसको भी देख लीजिए। इसमें आता है लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन, सेरेब्रल पासी, डिवार्फिज्म, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, और इसके अलावा एसिड अटैक। ये आते हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंतर्गत। तो जैसे लेप्रोसी क्योर्ड है तो इसको एलसी बोलते हैं, और सेरेब्रल पासी को शॉर्ट में सीपी बोलते हैं, डिवार्फिज्म को डीडब्ल्यू बोलते हैं, और मस्कुलर डिस्ट्रोफी को एमडीवाई बोलते हैं, और एसिड अटैक्ड विक्टिम को एएवी शॉर्ट में बोलते हैं। अगली डिसेबिलिटी है विजुअल इम्पायरमेंट। जैसे मैंने बताया था कहीं कहीं पर वीआई लिख के आ जाता है। ये इसके अंतर्गत दो डिसेबिलिटी आती है। एक तो ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस का मतलब होता है जो टोटली ब्लाइंड होते हैं, मतलब उनको कुछ भी नहीं दिखाई देता है, टोटली ब्लाइंडनेस होते हैं। इसके अलावा दूसरा होता है इसमें लो विज़न, जिनको थोड़ा बहुत यानी पार्शली ब्लाइंड वो होते हैं, उनको थोड़ा बहुत दिखाई देता है। तो विजुअल इम्पायरमेंट के अंतर्गत दो आते हैं, ब्लाइंडनेस और लो विज़न। ब्लाइंडनेस अगर कहीं फॉर्म फिल करना होगा तो ब्लाइंडनेस के लिए केवल बी आएगा, और लो विज़न अगर कोई भाई बहन है तो उनको एलवी वहाँ पर चूज़ करना होता है। आगे आता है हियरिंग इम्पायरमेंट, जिसमें डेफ और हार्ड ऑफ हियरिंग वाले आते हैं। डेफ का मतलब होता है
जिनको कुछ भी नहीं सुनाई देता है, और अक्सर ऐसा होता है जिनको पूर्ण रूप से सुनाई नहीं देता है उनको बोलने में भी दिक्कत होती है, मतलब वो बोल भी नहीं पाते हैं, तो ये डेफ में आ जाते हैं। एक होते हैं हार्ड ऑफ हियरिंग वाले, जिनको थोड़ा बहुत सुनाई देता है, मतलब ऊंचा सुनाई देना इसको कहते हैं। तो HI बोलते हैं हियरिंग इम्पायरमेंट, और इसको जब शॉर्ट में आता है ये किसी फॉर्म में फिल करने के लिए तो वहाँ पर केवल D आता है, और हार्ड ऑफ हियरिंग वालों के लिए HH आता है। आगे स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी होती है, इसमें बोलने में दिक्कत होती है, इसको कहीं कहीं पर SLD बोलते हैं। SLD क्योंकि स्पेसिफिक लर्निंग वालों को भी बोलते हैं, तो कहीं कहीं पर इसको फॉर्म फिल करने में स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी ही सीधा सीधा आता है। अब हमने पीछे फिजिकल डिसेबिलिटी देखी, इसके बाद में आती है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंतर्गत स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी का मतलब होता है जिनको पढ़ने लिखने में काफ़ी सारी दिक्कत आती है, जैसे जिनको डिसकैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, इस तरीके की कई सारी बीमारी हो जाती है। और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को शॉर्ट में ASD बोलते हैं, और इनको मतलब जो ASD वाले होते हैं वो कम्युनिकेशन उनमें कम हो जाती है, वो लोगों से तालमेल कम कर पाते हैं, इस तरीके की डिसेबिलिटी होती है। मैं ये आगे आपको बताऊंगा। तो ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में आते हैं, SLD और ASD। नंबर 3 पर यहाँ पर क्रिटिसाइज किया गया है मेंटल बिहेवियर, जिसके अंतर्गत मेंटल इलनेस की प्रॉब्लम वाले जो होते हैं वो इसमें आते हैं, MI बोलते हैं इनको। नंबर 4 पे जैसे मैंने आपको बताया था डिसेबिलिटी कोज 2, यानी कि क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन वाले आते हैं और ब्लड डिसऑर्डर वाले आते हैं। मैं इसमें आगे अभी आपको बताता हूँ कौन कौन। देखिए, क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में 2 कंडीशन होती है, एक तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस वाले होते हैं और एक पार्किंसंस डिसीज़ वाले इसमें आते हैं, तो उनको MS और PD कहीं कहीं पर ऑप्शन में आता है। इसके अलावा ब्लड डिसऑर्डर में हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और सिकल सेल डिसीज़ वाले आते हैं। आगे अगर हम देखें मल्टीपल डिसेबिलिटी, तो मल्टीपल डिसेबिलिटी में तो वो लोग आते हैं जिनको एक से ज़्यादा डिसेबिलिटी होती है। जैसे मान लीजिए किसी को देखने में प्रॉब्लम है और उसको चलने में भी प्रॉब्लम है, या किसी को जैसे देखने में भी प्रॉब्लम है और उसके अलावा सुनने में भी प्रॉब्लम है, वो डेफ ब्लाइंडनेस में आते हैं। तो इस तरीके की जिनमें एक से ज़्यादा डिसेबिलिटी होती है वो कई सारे लोग मल्टीपल डिसेबल्ड में आ जाते हैं, जिनको MD बोला जाता है। अब बाकी ये तो आपने अच्छे से देख ही लिया और आप तो इतना जानते भी है, जैसे लोकोमोटर डिसेबिलिटी LD बोलते हैं, और मैंने बताया भी कि इसमें OH भी होते हैं। तो OH कौन होते हैं? जिनकी फिजिकल लिमिटेशन में बाधा आती है, जैसे वो चलने में उनको प्रॉब्लम होती है या कोई हाथ से प्रॉब्लम होती है, कई सारे। अब इसमें इसी के अंतर्गत कई सारी सब कैटेगरी आ जाती है, जैसे किसी के एक हाथ में प्रॉब्लम है तो OA 1 आर्म, और किसी के दोनों हाथों में प्रॉब्लम है तो BA यानी बोथ आर्म, है ना, यहाँ पर BA हो जाएगा। और जैसे किसी के एक हाथ एक पैर में प्रॉब्लम है तो OAL हो जाएगा, वहाँ पर OAL बोल दो या OLA बोल दो। और इसके अलावा अगर किसी को कई सारी जैसे दोनों पैरों में दिक्कत है तो उनके लिए BL आ जाता है। तो इस तरीके की जो ये सारी सब डिसेबिलिटी आती है वो लोकोमोटर डिसेबिलिटी में आती है, यानी LD कैटेगरी वाले में आता है, और इसी को OH भी बोलते हैं, ऑर्थोपेडिकली डिसेबल्ड। जैसे मैंने इसी के अंतर्गत बताया था कि ये लेप्रोसी क्योर्ड वाले भी इसमें आते हैं। इनको जब फॉर्म फिल होते हैं तो यहाँ पर LC लिख कर आता है। लेप्रोसी क्योर्ड मतलब ये आप देख लीजिए, ये इस तरीके की बीमारी हो जाती है, इनके चकत्ते चकत्ते उठ जाते हैं, दाने दाने हो जाते हैं, और जिस जगह पर ये बीमारी होती है, जैसे ये दाने होते हैं, तो यहाँ पर सेंसेशन बिल्कुल कम हो जाता है, मतलब इसमें कुछ भी स्किन में अनुभव नहीं हो पाता है। अगर आप उसमें कोई सुई गड़ाएंगे या कुछ नोचेंगे तो वहाँ पर सेंसेशन बिल्कुल कम हो जाता है। इस तरीके की ये बीमारी होती है। आगे इसी में जो CP वाले होते हैं उनको जो दिक्कत होती है वो माइंड से दिक्कत हो जाती है। जो उनकी रीढ़ की हड्डी होती है और जो माइंड होता है, उनके बीच में जो संचार करने वाली कोशिकाएं होती है वो सही से नहीं कर पाती है। तो इस तरीके से उनके हाथ का मूवमेंट, पैर का मूवमेंट और कई सारा बिल्कुल सीरियस कंडीशन हो जाती है। कई बार उनको चलने में बिल्कुल चला भी नहीं जाता, हाथ पैर भी उठाने में उनको बहुत दिक्कत होती है। डिवार्फिज्म का तो आप जानते ही, ये बोनापन होता है जो 4 फीट 10 इंच या 147 सेंटीमीटर या उससे कम की हाइट इनकी होती है। इसी तरीके से मस्कुलर डिस्ट्रोफी में भी जो मसल्स होती है उसमें दिक्कत आ जाती है, या यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं। और ऐसे एसिड अटैक
कभी आप लोग जानते हैं जैसे कई सारी ऐसी घटनाएं होती है जिसमें कुछ लड़के होते हैं वो महिलाओं के ऊपर या किसी लड़की के ऊपर तेजाब वगैरह फेंक देते हैं, तो इस तरीके की जो दिक्कत आती है उसको एसिड अटैक विक्टिम बोलते हैं। अब ब्लाइंडनेस का जैसे मैंने आपको बताया था कि जो ब्लाइंडनेस में आते हैं वो टोटली ब्लाइंड होते हैं, उनको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है। ऐसे लो विज़न जो होते हैं वो 6/18 या 20/60 इस तरीके से उनको एक चार्ट होता है, उस पर इनका वो किया जाता है मेज़रमेंट, तो इनको थोड़ा बहुत दिखाई देता है। ये जब वो ग्लासेस लगा के उनको जब बड़ा बड़ा दिखाया जाता है तो वो यहाँ पर पढ़ लेते हैं लो विज़न वाले। ऐसे ही आगे मैंने जैसे आपको हियरिंग इम्पायरमेंट में बताया था कि डेफ होते हैं और हार्ड ऑफ हियरिंग वाले होते हैं। तो जो बिल्कुल डेफ होते हैं वो 70 dB यानी 70 dB हियरिंग उनकी लॉस होती है और दोनों कानों में प्रॉब्लम होती है। ऐसे हार्ड हियरिंग वाले की जो dB होती है वो 60 से 70 के बीच में होता है, मतलब उनको हल्का फुल्का सुनाई देता है और हल्की फुल्की उनकी स्पीच भी होती है। इसी तरीके से स्पीच एंड लैंग्वेज वाले डिसेबिलिटी वाले जो होते हैं उनको बोलने में प्रॉब्लम होती है, वो सारे शब्दों को शुद्ध तरीके से नहीं बोल पाते। आगे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की अगर बात करें तो उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती है, क्या करना है क्या नहीं करना है इस तरीके की उनमें समझ नहीं रह जाती है, ये सारी प्रॉब्लम उनमें आती है। स्पेसिफिक लर्निंग में कई सारी बीमारी आ जाती है, जैसे वो सही से नहीं पढ़ पाते हैं या वो जैसे गणित के सवाल नहीं कर पाते हैं, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिस्प्रेक्सिया, इस तरीके की बीमारी, और अफेजिया, पढ़ने से डर लगता है या किसी शब्द को उल्टा सीधा उनको समझ आता है, जैसे कैट को बैट बोलेंगे, मतलब इस तरीके की कई सारी चीज़ें उनके अंदर आ जाती है, उनको पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। और ऑटिज़म स्पेक्ट्रम का मैंने आपको बताया था कि वो संचार नहीं कर पाते, कम्युनिकेशन नहीं कर पाते। ये बीमारी एक्चुअली में जो होती है वो जन्म के 3 साल तक इसका पता चल जाता है और इसमें ये अपने अपने में खुश रहते हैं, मतलब लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाते। ऐसे मेंटल इलनेस में भी यही प्रॉब्लम हो जाती है कि उनको क्या अच्छा है क्या बुरा, इस तरीके की उनकी सारी समझ जो है वो लॉस हो जाती है। ऐसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस में भी जो नर्व सेल होती है उनमें दिक्कत आ जाती है। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जो नॉर्मल है वो देखो कितनी सही दिख रही है और जो डैमेज हो गई है उसमें काफ़ी कुछ बड़ा, मतलब उसमें अलग से ही दिख रहा है, तो इसमें काफ़ी सारी दिक्कत आ जाती है। पार्किंस डिसीज़ में भी इसी तरीके की प्रॉब्लम आती है। और जो हीमोफीलिया होता है उससे जैसे ब्लड आने लगता है नाक से, इसमें भी नर्वस सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। और थैलेसीमिया में जो हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है और जो ब्लड सेल होती है उनमें अलग से कुछ ब्लड सेल अलग से कुछ बनने लगती है वो, तो इस तरीके की सारी दिक्कत आती है। सिकल सेल डिसीज़ आप यहाँ पर देख ही रहे हैं। मल्टीपल डिसेबिलिटी में इन्होंने जैसे बताया यहाँ पर डेफ ब्लाइंडनेस वाले आ जाते हैं और भी कई सारी डिसेबिलिटी जो मैंने ऊपर आपको बताई है ये सब आ जाती है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप जान गए होंगे कि क्या क्या डिसेबिलिटी होती है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें बता दिया, बाकी आप अपने हिसाब से लाइक शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।